सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। बड़ी खतरनाक स्थिति है। 1 महीने का वक्त है। 1 महीने में तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान हिंसा में गंवा चुके हैं। 1 महीने में सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं और यह सब कुछ किसी सीमा पर नहीं हुआ है, किन्हीं दो देशों के बीच संघर्ष के तहत नहीं हुआ है। ये एक राज्य के भीतर हुआ है और राज्य के भीतर इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर लोकतंत्र की मूल आत्मा अर्थात सबसे छोटी जो इकाई है लोकतंत्र की, पंचायत, उसके चुनाव चल रहे हैं। 8 जून से लेकर 8 जुलाई तक वो चुनाव की प्रक्रिया रही और आज मतगणना रही। इस दौरान तकरीबन 3 दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवा दी और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जिस निर्वाचन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उस निर्वाचन के यज्ञ में आहुति के तौर पर जिंदगियों को दांव पर लगाना क्यों जरूरी हो गया है। हम बात पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कर रहे हैं, उस पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कर रहे हैं जिसका पिछले कुछ दशकों से ऐतिहासिक रक्त रंजित रहा है। चाहे वो वामपंथी दौर था और चाहे अब टीएमसी का दौर है। तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेता ममता बनर्जी अपने जुझारू नेतृत्व के लिए ख्यात है। उन्होंने वाम मोर्चे के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, उनके कुशासन को बताते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि वह व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। जनता ने उन पर भरोसा किया, अगाध भरोसा किया और इसलिए लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री निर्वाचित होने का यश ममता बनर्जी के हिस्से आया। जिस 294 की विधानसभा पश्चिम बंगाल की है, उसमें तृणमूल कांग्रेस के 220 से ज्यादा विधायक हैं। उस पश्चिम बंगाल में जब पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ तब से ही माहौल सरगर्म रहा। हालात यहां तक भयावह हुए कि तमाम लोग चुनावी हिंसा की आशंका जताते हुए कोर्ट तक पहुंचे और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाकायदा निर्देश दिया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर हिंसा विहीन चुनाव कराने की कोशिश की जाए। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई कि इस प्रकार का आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की याचिका को खारिज कर दिया और चाहा कि एक शांतिपूर्ण मतदान कराने के संदर्भ में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इसके तहत केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हुई। फिर भी मतगणना वाले दिन 13 से ज्यादा मौतें सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर 17 से ज्यादा मौतों की कहानी सामने आई। उस पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। नतीजे बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर विराट जीत की ओर बढ़ रही है। तकरीबन 24,000 ग्राम पंचायतों के जो फैसले आए हैं, उसमें 16,000 से ज्यादा पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका कभी नाम लेवा भी पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ करता था, उसने मुख्य विपक्षी दल की भूमिका को बरकरार रखते हुए तकरीबन 4,000 सीटों पर जीत हासिल की है। वामपंथी तकरीबन 1,000 सीटों जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस इसके भी पीछे है। तो जानना यह है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के प्रति जनता का इतना ज्यादा झुकाव है, इतना ज्यादा रुझान है, तो फिर यह हिंसा की नौबत क्यों आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में जो है शुभेंदु, वह हाईकोर्ट में जाकर हिंसा की आशंका के चलते केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कौन चाह रहा था? भारतीय जनता पार्टी। तृणमूल कांग्रेस नतीजों के आधार पर बता रही है कि उसके पास समर्थन है। तो फिर हिंसा की नौबत क्यों आ रही है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि ये पंचायत चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, वो वाकई लोकतंत्र की जीत है या जो फिल्मों में बूथ पर कब्जे की कहानियां 70, 80, 90 के दशक में हमें दिखाई जाती थी, वो पश्चिम बंगाल में वस्तुतः अभी भी घटित हो रही है। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि हर चुनाव एक डर, एक दहशत लेकर आ रहा है। क्या इस डर और दहशत के माध्यम से ही लोकतंत्र इस देश में मजबूत हो रहा है? सवाल गंभीर है। उत्तर खोजने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उन्हें आपसे रूबरू करवाएं, इस गंभीर मसले पर कुछ विमर्श करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बहुत कमाल का है, एक पंक्ति का है लेकिन उसमें बड़ा संदेश छुपा हुआ है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि आधा सच सभी झूठों में सबसे बुरा है। सोलोन महान यूनानी कवि और कानूनविद दार्शनिक थे। उन्होंने क्या कमाल की बात कही थी। आप आधा सच बोलकर अपने आप को मान लेते हैं कि आप तो बहुत ही भले आदमी हैं, पर दरअसल आधा सच ही सारी समस्या की जड़ होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं और इससे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं, जिस तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में जलवा है, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस
सवालों के घेरे में उसके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ है। हमारे साथ अरिंदम भट्टाचार्य है। वह उस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अनिल कौशिक जी हैं, तटस्थ राय देने के लिए। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में बड़े सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज है कांग्रेस से, और उससे भी ज्यादा राहुल गांधी से। पूछ रही है ये मोहब्बत की दुकान कहां है, ये खून से सने हाथ है तृणमूल कांग्रेस के, उसके साथ कांग्रेस का पंजा क्यों है। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप भानु शर्मा जी और कानूनी पहलुओं को समझाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर रोशनी डालने के लिए छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित राज्य के लंबे समय तक डीजीपी रहे रामनिवास जी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजय शर्मा जी से करेंगे, पर उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार देखिए उन बयानों को। अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है? Common voters are going to participate in the poll. Police were resorting to lathi charge and other instruments so as to disperse the voters. But the murderers, they are escorted by the police. So simply some sorts of mayhem in the name of Panchayat body election has been prevailing over here. So may I ask Mamata Banerjee, what kind of democracy do you want? Your hands are rigged with blood. The blood-stained Panchayat was not necessary at all. लोगों के साथ मारपीट, गोलीबारी, बम धमाके, आगजनी ये आम बात हो जाती है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी चुप रहते हैं। उनको तो गठबंधन करना है ममता जी के साथ, लेकिन ममता जी उनको कहती है बंगाल में नहीं आने देंगे। क्या लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ यहां पर राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ बोलेंगे? विपक्षी दल कुछ बोलेंगे? क्या बंगाल के नागरिकों को साफ सुथरे चुनाव नहीं चाहिए? तो कुल मिलाकर स्मृति ईरानी पूछ रही हैं गांधी परिवार से, किन लोगों के साथ समझौता करना चाह रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी बता रहे हैं खून से सने हाथ टीएमसी के, और अनुराग ठाकुर वो सवाल कर रहे हैं क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को एक साफ सुथरे चुनाव का अधिकार नहीं है? तो उत्तर किससे मिलेगा? संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो संजय जी आपसे ही जानना चाहेंगे, खून से सने हुए हाथों के साथ जीत के गुलदस्ते थामने के लिए आप बेचैन है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे प्रमुख राजनीतिक दल सवाल कर रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आज आपका विचार सूत्र जो आपने कहा आधा सच जी, ये आधा सच बहुत खतरनाक होता है जी। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि 2021 विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद उन्होंने बंगाल को बदनाम करने का जो अभियान चलाया जी, उस अभियान के बाद फिर नगर निगम चुनाव में मुंह की खाई उन्होंने जी, और फिर पंचायत चुनाव में मुंह की खाई जी। ये लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं जी। असल में ये लोग बंगाल को छल बल और कौशल से जीतना चाहते हैं, जो बंगाल की जनता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जी। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव में हिंसा नहीं हुई, जी। हिंसा हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी पार्टी भी इसके प्रति बहुत चिंतित और हमने खेद भी प्रकट कर दी है। और आज के दिन हकीकत ये है कि ये पंचायत चुनाव में जो हिंसा की बात लोग कह रहे हैं और जो हिंसा हुई है वो कांग्रेस, वामफ्रंट, सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी के अघोषित क्रियाकलापों के कारण, अघोषित संगठित इनकी योजनाओं के कारण हिंसा हुई है। और आप हिंसा के भीतर झांकेंगे आपको पता चलेगा कि हमारे तृणमूल के 1 दर्जन से भी ज्यादा कार्यकर्ता इनके कारण मारे गए। और ये लोग आज बात करते हैं
आज स्मृति ईरानी को राहुल गांधी याद आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर को बड़ी बड़ी बातें याद आ रही हैं। मणिपुर में पिछले 2 महीनों में 500 के लगभग लोग मर गए, इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। और बंगाल के विधानसभा के बाद नगर निगम के पंचायत चुनाव के को भी येन केन प्रकारण दुर्विसंधि मूलक षड्यंत्रों से जीतने के प्रयास जब निष्फल हो जाते हैं, हिंसा के प्रयास भी जब निष्फल हो जाते हैं, तब इनको ये सिद्धांत याद आते हैं। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर। बिल्कुल धिक्कार है संजय शर्मा जी, आपकी बातों से तो बड़ा मन द्रवित हो गया। लेकिन आपसे जानना ये चाहता हूं, भाई शुभेंदु अधिकारी ने तो पहले आशंका जताई थी बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, हालात ऐसे बन रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, चाहा था केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो ताकि एक शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था हो सके। आपकी सरकार तो विरोध कर दी, केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं होनी चाहिए। आप तैनाती की व्यवस्था करने के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। कुल मिलाकर केंद्रीय सुरक्षा बल का कहना है समय नहीं मिला। चुनाव आयोग के संदर्भ में कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है अपनी सुनवाई में कि जब हमने आदेश दिया था तैनाती के संदर्भ में, आपने इतना समय क्यों खराब कर दिया। तो आप बताएंगे संजय शर्मा जी, क्यों नहीं आपको जिम्मेदार माना जाए इन हत्याओं के संदर्भ में? क्यों इसे आपकी प्रशासनिक नाकामी ना मानी जाए, या क्यों ना माना जाए कि आपने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इस हिंसा को हथियार बनाया? सवालों के घेरे में आप इसलिए हैं क्योंकि लंबे अरसे से पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है। क्या आप नहीं मानते आपकी सरकार की नाकामी है एक शांतिपूर्ण चुनाव ना करा पाने के संदर्भ में? यह ऐसा आपका इंकार है? आपको बताता हूं, ये चुनाव के संदर्भ में आइए जी, शुभेंदु अधिकारी ने अपने भाजपा के लोगों से कहा था कि आप मत पेटियां जो है वो लेकर पानी में फेंक देना, मत पेटियों में पानी डाल देना, मत पेटियों को लूट लेना। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ऐसी हिमाकतें की हैं, ऐसी कार्रवाइयां की हैं इन चुनाव के दौरान, ये आपने देखा होगा और आपको कहना चाहिए। और कोर्ट और बंगाल सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट में गई है, सुप्रीम कोर्ट तो भारत की न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च प्रतीक है, वहां गए हैं, हमें लगा है कुछ हमारे अधिकारों को अनदेखी हो रही है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे हमने स्वीकार किया है। लेकिन आप गए क्यों? यही तो मेरा सवाल है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर क्यों डर गए? क्योंकि आप चुनाव में जिस प्रकार की जमावट करना चाहते थे उसमें बाधा लग रही थी। केंद्रीय सुरक्षा बलों पर आपका भरोसा नहीं था, केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी आपको निश्चिंतता का बोध नहीं करा रही थी। क्यों विरोध था आपका? बोलने तो दीजिए, आपको यह पता होना चाहिए कि 2021 के विधानसभा चुनाव पूरी तरह केंद्रीय बलों की तैनाती में हुए थे जी, पूरी तरह केंद्रीय एजेंसियों के देखरेख में हुए थे। और उन चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार में आए कि नहीं आए जी। केंद्रीय एजेंसियों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम जनता के लिए काम करते हैं। और विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो वादे जनता से किए थे, वो वादे हमने आने के 3 महीने के अंदर वो वादे पूरे किए। हमारे किसी नेता को ये नहीं कहना पड़ा, जैसा कि अमित शाह जी ने 15 लाख के वादे के लिए एक इंटरव्यू में कहा था, वो तो चुनावी जुमला था। हम चुनावी जुमले नहीं करते, हमने जो कहे वो योजनाएं लागू करती, उसी के प्रसाद स्वरूप जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और इससे विरोधियों की नींद हराम हो रही है। सामने लोकसभा चुनाव है और इन चुनाव में मिले जनमत को देखने के बाद इनको लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी, इस बार वो सारी आशाएं धूलिसात हो जाएंगी। बोल के राजनीतिक प्रवंचनाओं के माध्यम से दुर्विसंधमूलक षड्यंत्रों का भारतीय जनता पार्टी हमें शिकार बनाना चाहती है। लेकिन बंगाल की जनता, बंगाल के लोग हमारे साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ है, जननेत्री दीदी ममता बनर्जी के साथ है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। तो संजय अभी कोई बात रह तो नहीं है ना? क्योंकि मैं पिछली बार सवाल किया आपसे तो आपने कहा बोलने तो दीजिए, आपका बोलने में कुछ बचा तो नहीं? क्योंकि मेरा एक सवाल बचा, फिर मैं अरिंदम जी के पास जाऊंगा। आप सवाल कर लीजिए फिर मैं। तो संजय जी आपसे जानना ये चाहते हैं, जब सब कुछ इतना अच्छा है, आपने काम इतना अच्छा किया, केंद्रीय बलों की मौजूदगी में भी चुनाव हुए विधानसभा के, आपने बताया, तो भी आपने देखिए कितनी कमाल की जीत हासिल की। तो पंचायत चुनाव के संदर्भ में जब हाईकोर्ट ने चाहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रीय चुनाव बलों की तैनाती हो जाए, तो आप डर क्यों गए? क्यों हिचकिचा गए? क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? क्या ऐसा था जिसके चलते केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में आपने अवरोध डाले? क्योंकि आज कलकत्ता हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान तथ्य आया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को जिस तरीके से तैनात होना था,
समय कम रहने के चलते उनकी वैसी तैनाती नहीं हुई, ये चुनाव आयोग बता रहा है। तो क्या ना माना जाए कि आपके अवरोध डालने की कोशिशों ने पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया और हिंसा के इतने व्यापक तौर पर घटनाएं सामने आई? क्या कहते हैं संजय जी इसके संदर्भ में आप? मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता जी। और जहां तक हिंसा की बातें हैं, लगभग 60,000 से अधिक बूथों में चुनाव हुआ था जी। और हिंसा के छिटपिट से लेकर बड़ी जो हिंसा की घटनाएं हैं, उनकी संख्या 500 बूथ से भी ज्यादा की नहीं है। जहां सारे बंगाल के चुनाव को मिलाकर यदि हम निष्कर्ष निकालें, सिर्फ 500 बूथ पर राजनीतिक प्रवंचनाओं के कारण अब ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि कांग्रेस, सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी, इनका कहीं 500 बूथों पर भी प्रभाव नहीं होगा। इन लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ता भी इनकी प्रवंचनाओं के कारण, इनके षड्यंत्रों के कारण हिंसा पर उतारू हो गए। उन्हें नहीं होना चाहिए था। हम लोग सरकार में हैं और हमने पूरी कोशिश की कि ये चुनाव बहुत शांति। सब कुछ कहा, लेकिन अभी तक इस बात में कोई तर्क दिया नहीं कि उन्होंने केंद्रीय चुनाव बलों की तैनाती में रोड़ा क्यों अटकाना चाहा, क्यों विरोध किया? दोबारा आऊंगा संजय जी, हो सकता है तब तक आपके पास में तथ्य हो, तर्क हो इस सवाल के उत्तर के संदर्भ में, लेकिन आना चाहता हूं मैं इस समय अरिंदम भट्टाचार्य जी के बाद। इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं, पर वोट तो आपके पास आते नहीं है। अभी भी इतना शोर मचाया, कुल मिलाकर एक तरफा जीत दीदी के हिस्से में आ रही है। माहौल पूरे देश में ऐसे बना रखा था कि जनता तो आपको लाने के लिए टूटे पड़ रही है, पर हुआ तो कुछ नहीं। शोर इतना, हाथ खाली। थोड़ा बताएंगे अरिंदम जी, क्यों ऐसा माहौल बनाते हैं भाई? आप बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई आपके खिलाफ इतना मजबूत रहता है? नहीं, बताता हूं मैं। कौन मजबूत है, कौन क्या है। अगर मजबूत होते तो इतने पेट में दर्द नहीं होता बीजेपी को लेकर। जी। मसला कुछ और ही है जी। जो दिल्ली में बैठ के लोगों को नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि पता चलने का जरिया मीडिया है। जी। अब मीडिया की रिपोर्टें अगर लीडिंग न्यूज़पेपर्स उठा के देखे तो सरकारी एडों से भरा। जी। और जो सरकार के खिलाफ एक लाइन भी लिखता है उसको कोई सरकारी एड नहीं दिया जाता। और मुख्यमंत्री खुद बोलती है जी। कि आप लोग सरकार के फेवर में बात करिए तो हम आपको देखेंगे। जी। तो इसलिए खबरें आपके पास जिस तरीके से आती हैं वो बड़ा ट्विस्टेड तरीका होता है। जी। है। अब मैं आपको असलियत बताता हूं जी। जो असलियत शायद संजय शर्मा जी को भी नहीं पता, जी। क्योंकि इनको गांव का सीन नहीं पता क्या होता है वहां और ये वोट, इतनी हिंसाएं क्यों होती है वहां। ये पंचायत, जिस चुनाव की बात को लेके आज का डिबेट है, जी, इस पंचायत में साल भर में 2 करोड़ रुपए आता है मिनिमम। जी। 1.5 से 2 करोड़ रुपए सालाना बजट है। जी। इस पंचायत से ये 2 करोड़ रुपए जो डेवलपमेंट के फंड के लिए आता है, सड़कें बनती हैं वहां पे, उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए जो आता है, इस पैसे का क्या बंटवारा होता है? 2 करोड़ रुपए आपको ये विश्वास होता है कि किसी गांव का नेता उसमें से जो भी अपना परसेंटेज है खाली इतना लेके ओनली वो खुद अपने बेस पे चला सकता है? जी। इशू यहां से लेके ऊपर तक जाता है और ऊपर में जाने का माध्यम होता है थाना, जी। लोकल पुलिस। इसीलिए पंचायत इलेक्शन में ये जो हिंसाएं आप देख रहे हैं ये पहले से कैलकुलेटेड होता है। जी। ये कोई ऐसा नहीं है कि उसी टाइम कोई विरोध हो गया, कोई लड़ाई हो गया, किसी से कोई बात हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये जी। पहले से मार्क करते हैं वहां पे थाने से कि कौन वहां पे ज्यादा ट्रबल मेकिंग एलिमेंट है। जी। ठीक चुनाव के टाइम पे उसका फैसला होता है और ये कैलकुलेटेड वे में चलता है ये चीज। ये पश्चिम बंगाल का फैक्ट है। जी। और यही जो पंचायत का फंड है ये थाना चलाता है। जी। जरा संजय जी से ये पूछिए कि पर थाना कितना पैसा एलोकेट करती है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट? हिसाब है कितनी गाड़ियां चलती हैं और उसका डीजल कहां से आता है? संजय जी को नहीं पता। ये
लोकल थाना लोकली अपना अरेंज करता है। ये पश्चिम बंगाल का ध्रुव सत्य है जी। और जो ये बोल रहे हैं कि पब्लिक वोट दे के जिताती है बार बार, अगर पब्लिक वोट दे के जिताती तो आराम से बैठे होते, इतना चिल्ला चिल्ली करने का जरूरत नहीं होता, इतनी बार बार सुप्रीम कोर्ट दौड़ने की जरूरत नहीं होती, और इतना स्टेट गवर्नमेंट बार बार ये नहीं कहती कि हम स्टेट पुलिस से ही चुनाव कराना चाहते हैं, बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि वो बैलेट पेपर है तो दिख गई, वोट होने से पहले बॉक्स में बैलेट पेपर भर के आ गया। ये संजय जी बोल रहे थे, शुभेंदु अधिकारी ने बोला बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि आप बैलेट पेपर उठा के पानी में फेंक दीजिए। क्यों ना कहें, अगर बैलेट पेपर एक दिन पहले ही आके पोलिंग स्टेशन में घुस जाए, बैलेट पेपर भरा हुआ, ठप्पा लगा हुआ। अरे रुकिए अरिंदम जी, थोड़ा आपकी बातचीत को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या है कि आपने बड़ी कोशिश की, आपके नेताजी ने कोशिश की, और हाईकोर्ट के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट की सहमति के चलते चुनाव हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में, और उसके परिणाम आ रहे हैं जिसमें आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। 8,000 सीटें तो निर्विरोध जीती हुई थी टीएमसी। अभी तक जो नतीजा है उनमें 16,000 पे अगर टीएमसी है तो 3,000 पर आप हैं पंचायत के स्तर पर। अगर जिला परिषद की बात करें तो आप कहीं आगे नहीं हैं। अगर पंचायत समिति 9,730 है तो उनमें भी आप में और टीएमसी में 1 और 10 का अंतर चल रहा है। आप कहीं भी तो नहीं है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में चुनाव कराकर भी आपने क्या हासिल कर लिया? तो आपसे सवाल है, आपने प्रपंच इतना रचा, आपने बताया कि सब माहौल इतना खराब है, और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करा ली, उसके बावजूद भी जनता के वोट आपके साथ नहीं दिख रहे। इसमें कहिए ना, ये आपका कहना है कि केंद्रीय सुरक्षा बल भी मिल गए थे टीएमसी के साथ, टीएमसी की सरकार के साथ, एक दिन पहले ही मतपत्र आ गए, मतपत्र भर गए, और केंद्रीय सुरक्षा बल ये सुनिश्चित करते रहे कि ये काम ठीक से हो जाए। ऐसा हुआ क्या? मुझे बोलने दे जरा। जी अरिंदर जी, मैं बोल हाँ मैं बोल लूं? केंद्रीय सुरक्षा बल बूथ पे तैनात है जी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये चुनाव टीएमसी का कैडर नहीं लड़ता है पंचायत का, ये चुनाव पुलिस लड़ती है जी। किसमें हिम्मत है ये बोलिए तो? अगर एक दिन पहले घर घर वो सिविक वॉलंटियर भेज के बोल दिया जाए कि जाना नहीं, घर से निकलना नहीं, कौन जाएगा और कौन कहां कंप्लेन करने जाए? केंद्रीय सुरक्षा बल के पास जाएगी पब्लिक? कोई निकल के नहीं जाएगा। इतनी हिंसा करने की जरूरत कहां आती है? एक बार ये सोचिए ना, हिंसा का मतलब क्या है? अच्छा एक बार बताइए अरिंदम जी, जब कोई निकल नहीं पाता है तो 3,790 पर भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे जाती है? 886 सीटों पे कांग्रेस कैसे जीत गई है? और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी 1,206 सीटें जीत गई है। किसी की हिम्मत नहीं है निकल जाए, ऐसा अरिंदम जी आप हमें बता रहे हैं। इसके बावजूद भी इतने लोगों कैसे जीत गए भाई? दीजिए, इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टियां भी लड़ रही हैं। आप बोल रहे हैं ना, इतना जो आप हल्ला कर रहे हैं, ये हल्ला करना नहीं है, लोगों के साथ खड़ा होना, उनको आश्वस्त करना, और ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है, जमीनी लड़ाई लड़ रही है, उसका नतीजा है ये रिजल्ट कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, पुलिस प्रशासन सब एक साथ लगने के बावजूद भी ये रिजल्ट है। और यही रिजल्ट दर्शाता है कि चाहे अरिंदम जी कह रहे हैं भाई हम जमीन पे लड़ रहे हैं इसलिए ये रिजल्ट है, पर इस रिजल्ट के परे एक और लड़ाई चल रही है दिल्ली में। उसे टीएमसी की जीत से मतलब नहीं है, उसे मतलब है कि ये टीएमसी के साथ में कांग्रेस देश के स्तर पर क्यों साथ जुड़ रही है। भाजपा की परेशानी इस बात को लेकर है। मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हुए राहुल गांधी ये खून का व्यापार करने वालों के साथ कैसे खड़े हुए हैं, ये स्मृति ईरानी से लेकर अनुराग ठाकुर तक सब जानना चाहते हैं। अब राहुल गांधी तो हमारे पास है नहीं, पर राहुल गांधी का मजबूत पे सालार है, नाम इनका प्रताप भानु शर्मा है। तो प्रताप भानु जी आप ही समझाओ, ये मोहब्बत की दुकान पे खून का व्यापार में कैसे आप संलिप्त हो गए भाई? जानना चाहता है देश इसलिए क्योंकि देश के सूचना मंत्री भी बोल रहे हैं, देश की महिला बाल विकास मंत्री भी बोल रहे हैं, और अरिंदम जी तो हमारे साथ हैं ही यहां पर, जो बता रहे हैं सब कुछ थाने के दम पर है। देखिए सब अपने अपने निहित स्वार्थ से बात कर रहे हैं हिमांशु जी। मैंने स्मृति ईरानी जी को भी सुना जी, और मैंने अनुराग ठाकुर को भी सुना जी। इन दोनों ने आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। इन दोनों का फोकस बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर नहीं था जी।
ये हर बात में उस विपक्ष के गठबंधन की तरफ इशारा था। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी का नाम अनावश्यक रूप से स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर बार बार ले रहे थे, जिनका कोई लेना देना नहीं इस चुनाव में, इस घटना से, परंतु झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना। और मैंने उनको भी सुना था, संबित पात्रा का जो आ रहा था दोपहर में इंटरव्यू, वो भी यही कह रहे थे, मोहब्बत की दुकान उन्हें कितने दिल में घर कर गई है, मोहब्बत की दुकान उन्हें समझ में आ रही है। जो नफरत फैला रहे हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, मणिपुर में और अब पश्चिमी बंगाल में, यही एक समाधान है, सर्वधर्म समभाव और सबको साथ लेकर। अरे प्रताप भानु जी, थोड़ा काम की बात करते हैं ना आप कहीं और। भाई आपको अनुराग ठाकुर की बात बेबुनियाद लगी, आपको स्मृति ईरानी की बात तो कभी अच्छी लगती नहीं, पर भाई अधीर रंजन चौधरी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष दल के जो लोकसभा का है, आपकी पार्टी का, उसके भी प्रमुख हैं। उन्होंने बयान दिया कि तृणमूल कांग्रेस के हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। अब अधीर रंजन चौधरी के बयान को गंभीरता से लेते हुए स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर दिल्ली में सवाल कर रहे हैं, भाई खून से सने हुए हाथ जिसके अधीर रंजन चौधरी ने बताए हैं, उसका हाथ थामने के लिए राहुल गांधी इतने बेचैन क्यों हैं? तो आप प्रदीप भानु शर्मा जी अपने नेताजी की बात को तो गंभीरता से लेंगे ना। स्मृति ईरानी तो आपको समझ में नहीं आई, अनुराग ठाकुर भी समझ नहीं, पर अधीर रंजन जी आ रहे हैं कि नहीं? या अधीर रंजन जी को भी आपने छोड़ दिया? बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में आपके नेता अधीर रंजन चौधरी बता रहे हैं, ये जो टीएमसी वाले हैं ना, इन्होंने मासूमों का खून किया है। अब बोलिए प्रताप भानु जी, अब तो कुछ कहेंगे? आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, जहां भी इस तरह के उपद्रव हो या घटनाएं हो, उसकी तो निंदा होनी ही चाहिए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव में हो, लोकसभा के चुनाव में हो। हमारे अधीर रंजन जी ने कही है। अच्छा, वहां पर एक बात का आपको मालूम है, आप भी उतने ही अनुभवी है जितनी बात मैं बता रहा हूं आपके लिए जी, कि वहां पर पंचायत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है जी, और जिस तरह से नीतियों का क्रियान्वयन कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रशासन के साथ मिलकर सीपीएम के टाइम से होता चला आ रहा है, वो आज तक वो प्रक्रिया जारी है, क्योंकि पंचायत स्तर पर राजनीतिकरण हो गया। सही मायने में अरे आप तो एक काम की बात बताओ सर, फिर मैं रामनिवास जी के पास चलूं। ये जो नतीजा आ रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस कमाल की जीत हासिल कर रही है, ये वहां के लोगों की अभिव्यक्ति है या वहां के प्रशासन की शक्ति है? इसके संदर्भ में बता दें। क्या आप मानते हैं कि ममता जी इतनी लोकप्रिय है? टीएमसी ने इतना बेहतर काम किया है, जो हमें संजय शर्मा जी बता रहे थे, 3 महीने में सारे वादे पूरे कर दिए, जनता टूटे पड़ रही है हमें वोट देने के लिए। ये उसका नतीजा आप देख रहे हैं, या किसी की दम नहीं है वोट डाल के दिखा दे खिलाफत में, इसलिए ऐसी जीत उनके हिस्से में दिख रही है? प्रताप भानु जी, थोड़ा आपके इस पर टिप्पणी हो जाए। वोट तो फ्री एंड फ्रैंक स्टाइल से डाले गए हैं, ये तो आपने अपने नरेशन में ही कह दिया। लोग निकल के गए हैं, वोट डाले हैं जी। विधानसभा के चुनाव आपने देखे जी, किस तरह से वहां आतंक मचाया गया जी, किस तरह से पूरी सरकारी मशीनरी केंद्र सरकार की लगा दी गई और ममता बनर्जी की जीत हुई। आपने इसके बाद ये भी देखा कि लोकसभा के चुनाव हुए उसके पहले, उसमें भी ममता बनर्जी को मिला बहुमत, और इसके बाद अब पंचायत के चुनाव में यदि तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, इसका मतलब यह है कि वहां पर लोग वोट डालने जा रहे हैं, जिन्हें रोका जा रहा है, जहां आतंक फैलाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, खून खराब नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, परंतु इसके लिए तो मतलब आप मानते हैं ना प्रताप भानु जी कि ममता बनर्जी और टीएमसी पश्चिम बंगाल में बहुत लोकप्रिय है? या अधीर रंजन चौधरी नाम का जो नेता कांग्रेस के बैनर तले बता रहे हैं कि सब गड़बड़ है, गलत बात बोल रहे हैं, सहमत है ना आप इस बात से? अधीर रंजन चौधरी ठीक नहीं बात कर रहे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल में लोकप्रिय हैं, तभी तो हर चुनाव में उन्हें जनता चाह रही है। हाँ, तो वही तो मेरा भी आपसे कहना है ना। अधीर रंजन चौधरी बता रहे हैं नहीं नहीं लोकप्रिय नहीं है, सब धन बल का इस्तेमाल है, जनबल का इस्तेमाल है, बाहुबल का इस्तेमाल है। तो आप मानते हैं ना कांग्रेस के जिम्मेदार नेता कि अधीर रंजन चौधरी ठीक नहीं बोल रहे हैं? ठीक अगर बोल रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, माननीय संजय शर्मा जी बोल रहे हैं,
माननीय ममता बनर्जी बोल रही हैं। गलत है तो अधीर रंजन चौधरी है, गलत है तो अनुराग ठाकुर है, गलत है तो स्मृति ईरानी है। ये तीनों गलत हैं। ठीक कौन है? संजय शर्मा ठीक है, ममता बनर्जी ठीक है। ठीक है ना प्रताप भानु जी? या कोई संशोधन आप करना चाहें? जनता समझे ना सच क्या है। जी का अपनी लोकप्रियता तो पंचायत में दिख गई जी, उसमें भड़कने की किसी को आवश्यकता नहीं है जी। चाहे वो अधीर रंजन हो, चाहे वो आपके भाजपा के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे हुए लोग बयान जारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अपनी समझ पर विचार करना चाहिए, ऐसा मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा के वक्तव्य का निष्कर्ष है। पर मैं विस्तार के लिए आता हूं। मेरे साथ में एक खास मेहमान के तौर पर देश के जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी जुड़ गए हैं। उनके पास आऊं उससे पहले मुझे रामनिवासी से जरा बात करनी है। और रामनिवासी, कुल मिलाकर जब सत्तारूढ़ दल जीतता है तो उसमें आप लोगों के योगदान को खास तौर पर बड़ा सराहा जाता है। आपका दमखम था इसलिए ऐसी जीत मिली। और ये बताने वाले कोई और नहीं होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। वो बताते हैं भाई पुलिस ने बड़ी मेहनत की थी जिसके चलते सत्तारूढ़ दल इस चमत्कारिक जीत को हासिल कर पाया। पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में थोड़ा उलझन है। स्थानीय पुलिस भी थी और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद में केंद्रीय सुरक्षा बल भी था। 660 कंपनियां लगी थी। तो आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो परिणाम आ रहा है ये किस बल की मेहनत का नतीजा है रामनिवासी? और आपका बल इतनी मेहनत करने के लिए सत्तारूढ़ दल के लिए व्याकुल क्यों रहता है? दोनों पे जरा आपके अनुभव का लाभ हमारे दर्शकों को मिले। और आप कब कब ऐसे बल का इस्तेमाल करके सत्तारूढ़ दल को अगर लाभान्वित करते रहे तो उसमें भी रोशनी मिलेगी भाई ऐसा इसलिए करना पड़ता है, अगर ऐसा हुआ है तो आपके दौर में भी। ये सबसे पहले डॉक्टर साहब जी, पंचायत चुनाव सबसे संवेदनशील चुनाव होते हैं विधानसभा से लोकसभा से, क्योंकि वहां पे मारामारी कार्यकर्ताओं में बहुत एक तरीके से संघर्ष में रहती है और हर कार्यकर्ता एक तरीके से पूरे बल के साथ जूझता है। जी। दूसरा ये है कि हर राज्य की स्थिति अलग है और पश्चिमी बंगाल की स्थिति जो है वो बाकी राज्यों से अलग है। पहले वहां पे सीपीएम जो 22-23 साल सत्ता में रही, फिर माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी रही, वो बड़ी जुझारू नेता है और बड़े दमखम के साथ आई। तो वहां एक अलग तरीके का पंचायत के साथ सिस्टम डेवलप हो गया है और वो पूरा देश भी जानता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस जो है, पुलिस के अपने इंटरेस्ट भी रहते हैं और सत्ता दल के अपने इंटरेस्ट रहते हैं, उसमें वो एक दूसरे को पूर्ति करते हैं। वो पश्चिमी बंगाल में और राज्यों के मुकाबले ज्यादा जी इसमें। और रही बात इसकी कि पुलिस बल थोड़ा बहुत जिसको कहें कि 19-20 का जरूर जो उसके स्थानीय कार्यकर्ता है उसको मदद हर हालत में, क्योंकि स्थानीय जो वहां पे चाहे हेड कांस्टेबल है या थाना प्रभारी है, वो जिसको कहें कि उसकी सद्भावना उसके साथ हो जाती है तो उसकी जीत के प्रति वो है। लेकिन पूरा उस पर नतीजे प्रभावित करें वो 1-2% कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो फिर जो वहां के स्थानीय नेता हैं या जो उसमें चुनाव लड़ रहे हैं उनका अपना ही दमखम रहता है। 1-2% तो वो असर डाल सकते हैं जी। तो ये हमेशा से ही रहा है कि जो भी दल पावर, लेकिन इसमें समझने की बात जो है रामनिवास जी वो ये है कि नतीजा जो आ रहा है उसमें तकरीबन 3/4 बहुमत पर टीएमसी जाती हुई दिख रही है, 1/4 पर बाकी विपक्ष है। और ये नतीजे तब आ रहे हैं जब चुनाव में मतदान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच में हुआ। तो क्या माने आपका जो प्रशासनिक अनुभव रहा है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी निष्पक्ष चुनाव कराने में मददगार रहती है, या आप मानते हैं कुल मिलाकर आई वॉश होता है? होना तो वही होता है जो पहले से तय होता है। थोड़ा इसके विषय में और बता देना। केंद्रीय जो बल हैं उनको बहुत पहले से भी तैनात किया जाए तो उनका असर रहता है। जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में वर्तमान में तैनाती हुई है उसका कोई असर चुनाव के नतीजों पर प्रभाव नहीं डाल सकता। कारण ये है कि 2 दिन 3 दिन या 5 दिन पहले यदि कोई चुनाव केंद्रीय बल जाता है, यदि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो फिर ये है कि एक तरीके से केंद्रीय पर्यवेक्षक भी जाएं, जो कि पंचायत चुनाव में असंभव है और क्योंकि बहुत स्थानीय स्तर पर रहता है।
तो अब 5 दिन पहले कोई केंद्रीय पुलिस बल जाएगा, उसको कोई ना ज्योग्राफी की जानकारी है, ना स्थानीय भाषा की वहां पे उनको जानकारी है, ना स्थानीय उनको वहां पे क्या पॉलिटिकल डायनेमिक्स चल रहा है उसकी जानकारी। वो एक जाके जिसको कहें कि एक वहां पे मदद कर सकते हैं, लेकिन जब स्थानीय पुलिस किसी को, और वो भी स्थानीय पुलिस के नियंत्रण में ही रहते हैं, उनका कोई अपना जो है कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं रहता। केंद्रीय सुरक्षा बलों की पश्चिम बंगाल में इस पंचायत चुनाव में मौजूदगी को निष्पक्ष चुनाव की गारंटी ना समझा जाए, ये रामनिवास जी हमें समझा रहे हैं। पर अब समझना श्रवण जी से, और श्रवण जी समझें उससे पहले आपको कुछ आंकड़े साझा करने हैं। चुनाव हो रहे थे 73,887 सीटों पर पंचायत की, ग्राम पंचायत के, जिसमें से 9,013 पर तो निर्विरोध ही जीत गए, और उसमें 8,874, मतलब अगर आप समझें तो 90% भी नहीं कहेंगे, इसे 99% कहेंगे, वो आंकड़ा आया टीएमसी का। लोग इतने ज्यादा टीएमसी से अभिभूत थे कि खिलाफत में लड़ना ही नहीं चाहिए टीएमसी के, इसलिए 8,874 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए टीएमसी के। बीजेपी के भी 63 जीते, कांग्रेस के 40 और सीपीएम के 36। दूसरा आंकड़ा है नतीजों के संदर्भ में, अभी तक तकरीबन 24,000 सीटों के रिजल्ट आए, जिसमें से 16,330 सीटों पर जीत गई टीएमसी, और भाजपा उसका 20% माने तो 3,000 सीटों पर जीती। कांग्रेस 802 और सीपीआई 1200, ये आंकड़ा है। अगर आप पंचायत समिति की बात करें तो एक तरफा टीएमसी जीत रही है, जिला परिषद की बात करें तो टीएमसी ही टीएमसी है। अब हमारा विषय है, ये दीदी से प्रीत है या हिंसा की जीत है। आप तो पूरी दुनिया पर निगाह रखते हैं, पश्चिम बंगाल आपकी निगाहों से ओझल ना रहा होगा, ऐसा हमारा भरोसा है। जो विवाद चला वो आपने देखा, और कुल मिलाकर भाजपा बड़ी व्याकुल है, जीत से कम है। ये जीत जिसके हिस्से आ रही है ममता जी, उसके साथ राहुल गांधी की जो प्रीत है, इसको लेकर बहुत नाराज है। तो कुल मिलाकर ये कहानी है। इस कहानी को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी है श्रवण जी। तो थोड़ा विस्तार से आपके माध्यम से कहानी के मर्म को समझने की कोशिश करते हैं। जी श्रवण जी। हिमांशु जी, ये जो हिंसा हुई ये तो गलत हुआ जी, और नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। बंगाल क्या, देश में कहीं हिंसा होनी नहीं चाहिए जी। पर आप पाएंगे कि बंगाल का भी और उत्तर प्रदेश का जो चरित्र है, उत्तर प्रदेश के जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे उसमें भी काफी हिंसा हुई थी जी। पर ये हमको तुलना नहीं करनी है कि कहाँ क्या हुआ है, हिंसा गलत है जी। और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता लोग हैं उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि जो ऊपर से निर्देश दिए गए थे या ऊपर से कहा गया था वो काफी नीचे तक नहीं पहुंचा उनकी बात, तो ये जो हिंसा हुई ये उसका एक कारण है। तो टीएमसी कोई डिफेंड नहीं कर रही है हिंसा को, और करना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी को हिंसा के बारे में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई अहिंसा में यकीन नहीं है। उनका यकीन तो सावरकर में, गोडसे में है, और वो है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के। तो गुजरात तो सबसे बड़ा मॉडल राज्य है हिंसा के मामले में, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो हिंसा के बारे में बात करनी नहीं चाहिए। हम लोगों को जरूर करना चाहिए, आप जैसे लोगों को जरूर करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 100-125 लोग अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने असम में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि इतनी हिंसा है, उन्होंने आंकड़ा भी दिया है, 100 से ज्यादा लोगों का आंकड़ा दिया है जी। तो देखिए 8 जून को घोषणा हुई थी चुनावों की बंगाल में, और कुल 30 लोग मरे हैं वहां बंगाल। 80,000 सीटों के लिए जो चुनाव हुए, काफी बड़े चुनाव हैं बंगाल का जो इतिहास है। और मैं एक चीज जो आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं जी, कि जो सेंट्रल फोर्सेस वहां भेजी गई उनका इस्तेमाल नहीं हुआ हिमांशु जी। जी। मतलब आपने कहा कि जो रामनिवास जी से पूछा कि सेंट्रल फोर्सेस के होते हुए
सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सेंट्रल फोर्सेस को बताया ही नहीं गया कि कहाँ जाना है उनको और क्या करना है जी। तो ये पूरा का पूरा। और दूसरा ये कि ये बैलेट पेपर से हुआ, मतलब ये ईवीएम वगैरह का कोई इसमें रोल नहीं था जी। ये मतलब गिनती चल रही है वहां अभी भी, इसलिए इतने धीमे रिजल्ट आ रहे हैं जी। अब देखिए कि ये हम हिंसा की भर्त्सना करते हैं और इसमें हम कोई डिफेंड नहीं करते हैं कि आप क्या इसको हिंसा के बल पर क्यों जीतना चाहते हैं। तो मेरा तो उत्तर ये है कि ये हिंसा गलत हुई है और अधीर रंजन ना सर, मैं श्रवण जी इतने पर आप आगे बढ़ जाएं ऐसा नहीं चाहता। हिंसा गलत हुई है ये तो बात ठीक है, कौन जना इस कार्यक्रम में बैठकर बोलेगा कि हिंसा ठीक हुई है, पर हिंसा किसके कारण हुई है श्रवण जी, इस पर भी आपकी दृष्टि गई होगी। हिंसा भाजपा ने कराई, हिंसा कांग्रेस ने कराई, हिंसा सीपीआई ने कराई, या हिंसा टीएमसी ने कराई? इसके संदर्भ में भी तो आपका आकलन आना चाहिए ना, किसको आप मान रहे हैं कि हिंसा के लिए मूलभूत रूप से ये लोग जिम्मेदार हैं, या आपने मान लिया कि सभी जिम्मेदार हैं? तो थोड़ी स्पष्टता है ना। मान रहा हूँ सभी जिम्मेदार हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है जी, और हिंसा नहीं हो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जी। तो हिंसा किसी के भी कारण हुई हो, कलंक तो ममता बनर्जी की सरकार के माथे पर ही जाएगा जी। तो इसलिए मैं कोई ममता बनर्जी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कांग्रेस जिम्मेदार है या सीपीएम जिम्मेदार है जी। मैं चूंकि सीपीएम को बहुत अच्छे से जानता हूं और बंगाल में सीपीएम के जमाने में रहा हूं, मतलब नक्सलवाड़ी के जमाने में रहा हूं 67 में, तो मार्क्सवादियों के समय। और ये जो ममता बनर्जी आई है सत्ता में वो सीपीएम की। रिकॉर्ड हेलो हेलो जी श्रवण जी, आपकी आवाज आ रही है? ये जो ममता बनर्जी सत्ता में आई है ना, ये जो सीपीएम की हिंसा के प्रतिकार में ही आई है सत्ता में, इसलिए कोई इसमें ये नहीं है कि सीपीएम वाले बहुत हिंसा को लेकर गांधीवादी हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। उनका भी हिंसा में बराबर का यकीन है जी। और इसलिए उन्होंने की कि नहीं मैं नहीं कहता। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं खासकर उत्तरी बंगाल में जी, उत्तरी, जैसे आप ये परिणाम भी देखें, आपने जो परिणाम बताए, तो अगर आप दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के नतीजे बताएंगे तो आप पाएंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वहां बराबरी से हुआ है जी। उत्तरी जो आपको अगर ध्यान हो हिमांशु जी, तो ये जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यपाल थे जी, उनका विधानसभा चुनाव में हुई हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा झगड़ा ममता बनर्जी से इसी बात को लेकर हुआ था जी। अगर आप विधानसभा के दौरान हुई हिंसा को अभी की वर्तमान की हिंसा से देखें तो आप पाएंगे कि थोड़ी मतलब तृणमूल कांग्रेस अब कम हिंसक हो गई है जी, जब से वो देश के संपर्क में आई है। तो इसलिए हम उम्मीद केवल यही कर सकते हैं कि ये जो विपक्ष की एकता है, अगर उसमें वो दूसरे शांतिवादियों के संपर्क में आएंगी ममता बनर्जी, तो थोड़ा तृणमूल कांग्रेस की हिंसा थोड़ी कम हो जाएगी। तो अभी तो मैं मतलब आप कहें तो चुनाव पर काफी कुछ बोल सकता हूं मैं, पर आपका चुनाव, आप चूंकि चुनाव पर कम और चुनाव से जुड़ी हुई हिंसा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित है। हम चुनाव पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन मेरे पास समय सीमित हो, मुझे संजय शर्मा जी से वापस बात करनी है। और संजय शर्मा जी, श्रवण जी ने आकलन दिया, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी, राज्य शासन की, और हिंसा हुई तो कलंक तो आपके माथे पर। इस पर आपकी टिप्पणी, और दूसरी टिप्पणी इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पे चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा, उनसे जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान कुछ पहले राज्य में पहुंच गए होते तो हिंसा पर अंकुश लगाया जा सकता था। यह राज्य चुनाव आयुक्त का बयान है। और केंद्रीय बल के जवान पहले क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि केंद्रीय बल राज्य में आए। तो अपने इस करनी को लेकर कितने शर्मिंदा हैं संजय शर्मा जी, आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे?
देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी कि केंद्रीय बलों ने वोट जाकर नहीं दिया जी। केंद्रीय बलों ने मतदाताओं को प्रभावित करके बीजेपी को जिता देंगे, ऐसी परिस्थिति आज के दिन तो हिंदुस्तान में नहीं आई है जी। हालांकि इनकी कोशिश रहती है कि दुर्विसंधिमूलक षड्यंत्रों से अपने मन की कर लें, लेकिन वो चीज संभव नहीं है। केंद्रीय बलों की मौजूदगी में ही विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता ने शानदार जीत हमें दी थी और ये उसी की तो पुनरावृत्ति है। केंद्रीय बोल के केंद्रीय बलों का उपयोग हो या क्या हो, इसके बारे में ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। आप जब भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से बोल रहे थे, उन्होंने बहुत एक हल्की टिप्पणी की कि हमारे यहाँ पुलिस थानों को अपने स्तर पर थाने का खर्चा मैनेज करना पड़ता है और पुलिस थाने ही पंचायत चलाते हैं। ये बहुत हल्की टिप्पणी है। उन्हें कोई जानकारी नहीं है बंगाल की पंचायती व्यवस्थाओं की और पंचायती राज संस्थाओं की। यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती संगठन जो है पंचायत राज से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं और जनता से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको पता नहीं है, बोल के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। संजय जी, आपने सब कुछ बोल दिया, लेकिन मूल प्रश्न पर आप आते नहीं है। मैंने फिर से दोहराता हूं अपना सवाल आखिरी बार इस कार्यक्रम के अंतर्गत। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान अगर कुछ पहले राज्य में पहुंच गए होते तो हिंसा पर अंकुश लगाया जा सकता था। 36 लोगों ने जान गंवाई इस पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचने के दौरान 1 महीने में। ये 36 जानें बचाई जा सकती थी, ऐसा स्वयं राज्य चुनाव के प्रमुख राजीव सिन्हा का बयान है। और ये जवान अगर नहीं पहुंचे तो उसके लिए राज्य शासन का यह फैसला जिम्मेदार है, जिसमें उसने चाहा कि केंद्रीय जवान राज्य में दाखिल न हो पाए। इसके लिए उसने अपनी तरफ से यथासंभव प्रयत्न किया, पहले हाई कोर्ट में विरोध और फिर सुप्रीम कोर्ट में विरोध। क्या आज इस जीत के बीच में आप इस बात के लिए कोई शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि 36 जानें बच सकती थी, जिनमें से 12 आपके भी कार्यकर्ता शामिल है, जो आप बता रहे थे तृणमूल कांग्रेस के? वो सैकड़ों लोग घायल होने से बच सकते थे, जो इस हिंसा का शिकार हुए, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो इस पर अगर संजय जी आपकी कोई टिप्पणी मिले तो हम अंतिम बातचीत के लिए अरिंदम जी के पास आए। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ जी, 39 जाने हो, 40 जाने हो या एक भी जान हो जी, हर जान कीमती है, हर सांस कीमती है, हर प्राण कीमती है। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में तृणमूल कांग्रेस भी यही चाहती है कि किसी भी राज्य के नागरिक का किसी का भी बाल वांका न हो और यहाँ इतनी जाने चली गई। राज्य चुनाव आयोग के जो राज्य के प्रभारी हैं, उन्होंने जो कहा उनका अपना आकलन है, उनकी अपनी समीक्षा है, उनकी अपनी राय है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि चुनाव आयोग की बातें ही हम मान ले तो हो सकता है ये बल पहले आते और राज्य के जो विपक्षी दलों के संयुक्त षड्यंत्रों का शिकार राज्य की जनता होने से कहीं बच सकती थी। हो भी सकता है ऐसा हो जाता। तो संजय शर्मा जी का कहना है, डर था ये केंद्रीय बल अगर आएंगे तो विपक्षी दलों के साथ मिलकर किसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं हो जाएंगे, इसलिए हमने रोकना चाहा। अरिंदम जी, आखिरी टिप्पणी आपके लिए। केंद्रीय बल के भरोसे है भाजपा, इस आक्षेप के संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे? और दूसरा जानना यह है, ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को आप इतना खलनायक बताते हैं, पर हर चुनाव में वोटों का पैटर्न, हर चुनाव के साथ में जीत का बढ़ता हुआ आंकड़ा, क्या कहेंगे आप? कितना आपकी बात पे भरोसा करें? सीपीएम के दौर में भी ऐसा ही होता था, सेम चीज वही तो रिपीट कर रही है ममता जी। जी, कुछ नया नहीं है पश्चिम बंगाल जी, और ऐसा ही होगा जैसे सीपीएम के साथ हुआ, वही चीज होगा। ऐसी सीपीएम पंचायत पे पंचायत जीतती जाती जी, ऐसी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन जीतती थी। पर मैं एक चीज इनको बता दूं, संजय जी को, शायद संजय जी को पता नहीं, कि बंगाल का ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे चलता है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं विधायक रहा हूं जी। तो उनको नहीं पता कि थाने में कितनी गाड़ियां होती है और कितना किराए पे लेते हैं और वो किराए का बिल कौन देता है। तो इन चीजों पे ना ही टिप्पणी करे तो अच्छा है। बार बार मैं फिर से दोहराऊंगा। अरिंदम जी, अब सवाल तो इस बात का है, प्रदेश भाजपा राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। अगर आपकी बात में इतनी गंभीरता है
अगर वाकई राज्य के कानून व्यवस्था के हालात इतना भयावह हैं तो देश की सरकार कदम क्यों नहीं उठाती? भरोसा किस पे करें? आप लोगों के आरोपों पे करें या केंद्र के स्तर पर ममता बनर्जी की सरकार को बनाए रखा जाता है? भाई अगर इतना ही कानून का राज्य खत्म है, जंगल राज है, अराजकता है, लोकतंत्र का अपहरण खुलेआम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो फिर राष्ट्रपति शासन की आपकी मांग को आपकी ही पार्टी की केंद्र में मौजूद सरकार गंभीरता से क्यों नहीं लेती? तो ऐसा लगता है आपके आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, सत्य के अनुसार नहीं है। क्या कहेंगे अरिंदम जी? देखिए, बार बार ये टिप्पणी खाली हमने नहीं किया, ये हाई कोर्ट ने भी कहा है कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज लॉ ऑफ द रूलर। सो ये खाली भाजपा की बात नहीं है, हाई कोर्ट की टिप्पणी है द्विवेदी जी। अच्छा, अरे तो मेरा इसी पे तो सवाल है अरिंदम जी, आपने तो साथ में हाई कोर्ट की टिप्पणी भी जोड़ दी। इसके बावजूद भी केंद्र में बैठी हुई मजबूत सरकार इस तानाशाही सरकार को आपके शब्दों के अनुसार हटाने का साहस क्यों नहीं दिखाती? क्या ममता बनर्जी से डरते हैं दिल्ली में बैठे हुए नेता, इसलिए ऐसा है, या कोई और बात है, या कोई अंडरस्टैंडिंग है, लड़ते हुए दिखेंगे पर साथ रहेंगे? दो में तो कोई एक बात होगी ना। जान हमारी जा रही है द्विवेदी जी, क्या लड़ते हुए दिखेंगे और साथ रहेंगे? अच्छा, जान आपकी जा रही है और दिल्ली में बैठे हुए आपका राष्ट्रीय नेतृत्व तो ध्यान भी नहीं दे रहा है। आपकी पीड़ा तो बहुत जायज है। श्रवण जी, इस पर कोई टिप्पणी आप करें तो कार्यक्रम खत्म करें। अरिंदम जी ने बताया जान जा रही है हमारी और दिल्ली में बैठी हुई सरकार लाचारी दिखा रही है इनके संदर्भ में, कोई परवाह नहीं कर रही। श्रवण जी, आपका दिल रो नहीं दिया अरिंदम जी की बात सुनकर? मेरा दिल नहीं रोया। मैं आपको एक टिप्पणी करना चाहता हूँ जी। शुभेंदु अधिकारी ने मांग की थी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पहले दो चीजें मांग की, 355 की भी मांग की, 356 की भी बात की जी। पहले 356 की फिर 355 की भी की, और उन्होंने तो काफी धमकी भी दी थी जी। देखिए हिमांशु जी, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं जी। ये अगर बंगाल में बर्खास्त करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, तो बेचारे मणिपुर में क्या जवाब देंगे आप बताइए? एक छोटा सा सवाल ही है ना जी। 50,000 लोग मिजोरम गए हैं जी, सीमा क्रॉस करके। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला मणिपुर को लेकर। 150 लोग मर चुके हैं वहां, 100-125 लोग मर चुके हैं। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की हिंसा पर बात करने का हक किसने दे दिया है? मैं हिंसा की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं हिंसा की भर्त्सना कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि नैतिकता का उपदेश हमको किससे प्राप्त करना चाहिए? किससे प्राप्त करना चाहिए? श्रवण जी की बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। अरिंदम जी सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं भाई देश के, तो बात अनुत्तरित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने हाथ उठा दिया है। समय वैसे मेरे पास है नहीं, पर आपकी सरकार है भाई, समय देना पड़ेगा। जी अरिंदम जी। नहीं, सरकार है इसलिए देना पड़ेगा, ये बात मत करिए जी। सबकी बात सुननी चाहिए, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाजपा विश्वास रखती है, और इसीलिए बंगाल की सरकार बर्खास्त नहीं कर रही कि हम यही करके दिखाएंगे कि डेमोक्रेटिकली ये सरकार तृणमूल कांग्रेस की इसको पब्लिक उखाड़ के फेंकेगी। जिस तरीके से नौजवानों का वो देखा आपने। अब अरिंदम जी, जो आप हमें समझा रहे हैं, ये शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं समझाते? वो बोलते हैं कि सरकार को जो है उखाड़ फेंको 356 355 से, और यहां पर आप हमें बोल रहे हो नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, जनता उखाड़ फेंकेगी। पहले आप अपने घर में तय कर लो ना कैसे उखाड़ना है, उसके बाद हमें बताना तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाल फिलहाल अगर हम इस बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई के चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करा पाते हैं, तो उसके बाद विश्व गुरु होने की बात कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस देश के आम मतदाता को उसके मत का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए एक निश्चिंतता का वातावरण नहीं दे सकते हैं, तो हम भविष्य को लेकर एक उत्कृष्ट संभावनाएं कैसे बता सकते हैं? कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, वह इस हिंसा के संदर्भ में जिम्मेदारी लेने के स्थान पर दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की होड़ में व्यस्त है, और दिखाई यह देता है कि हर राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार धन बल, जनबल, बाहुबल का इस्तेमाल करने के लिए तत्पर है। अगर ये हालात रहेंगे तो लोकतंत्र के प्रति लोगों का भरोसा कैसे आएगा?
जो नतीजे इस पंचायत चुनाव के आ रहे हैं उसे जनादेश के तौर पर देखें या धनादेश या बाहुदेश के रूप में देखें, ये सवाल है। इस सवाल का उत्तर समय रहते खोजना होगा। हाँ, सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस बौद्धिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति को समर्पित है। कमाल के शायर हुए राहत इंदौरी, जो भी लिखते थे कमाल का लिखते थे। एक कमाल का शेर उनका हमें मिला इस हालात पर। उन्होंने कहा कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। राहत इंदौरी ने क्या कमाल की वेदना और व्यवस्था पर क्या व्यंग इन 4 पंक्तियों के माध्यम से हमें सौंपा। इस व्यंग के हालात बदलने चाहिए। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा